हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव अकार्बनिक रसायन। जो जंतु ऊतक हैं, एनिमल टिश्यू हैं, अगर हम उनका जो राख का विश्लेषण करते हैं तो उसमें जो है 30 जो एलिमेंट है उनकी उपस्थिति हमें ज्ञात होती है। 30 एलिमेंट्स तत्व, जिनमें से अधिकतर तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 35 से कम था। और ये जो 30 एलिमेंट्स हैं हम उनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है एसेंशियल एलिमेंट, एक होते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि वे तत्व जो जैव तंत्र या उसमें या उनमें उपस्थित ऊतकों की सामान्य जीवित अवस्था बनाए रखने हेतु अनिवार्य हैं। ये एसेंशियल एलिमेंट जो हैं दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट। तो मैक्रो एलिमेंट में जो है 12 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये क्या हैं, मैक्रो एलिमेंट हैं। और इसमें से भी जो है 4 प्रचुर मात्रा में शरीर में पाए जाते हैं और उनके जो स्रोत हैं वो आहार से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एंड पेय द्रव हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर है माइक्रो एलिमेंट, वे तत्व जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। मात्रा कितनी? माइक्रोग्राम या नैनोग्राम में। और इसके अंदर जो आते हैं तत्व, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, मोनिब्लेडेनम है, आयोडीन एंड फ्लोरीन है। फिर है नॉन एसेंशियल एलिमेंट, वे तत्व जो प्राणी शरीर व पादपों में पाए तो जाते हैं किंतु शरीर को उनकी आवश्यकता या तो नहीं है या उनके कार्य का अभी तक हमें ज्ञान नहीं हो पाया है। तो ये तत्व कौन कौन से हैं? ये हैं ब्रोमीन है, बोरोन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, निकल है, एल्यूमिनियम है, लेड है, टिन है, वेनेडियम है और टाइटेनियम है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में धातुओं की जो मात्रा है वो 3% है। फिर भी इनकी जो है हमारा जीवन इन पर काफ़ी निर्भर होता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर जो है जो धातुएं जो है हम रसायन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पर है मेटलोपोरफायरिन। का मतलब है कि यहाँ पे जो पोरफायरिन है एक समूह है जो कि विशाल जटिल संरचना वाला कार्बनिक यौगिक है। और इसमें जो है आप ये संरचना देख रहे हैं, ये पोरफायरिन संरचना है। इसमें जो है 4 नाइट्रोजन परमाणु की वलय है और इसमें इस वलय में एक धातु परमाणु के समायोजन से प्राप्त संकुल क्या कहलाता है? मेटलोपोरफायरिन कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के जो 4 आप देख रहे हैं, यहाँ 4 नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रही हैं। इन 4 नाइट्रोजन किससे जुड़ती हैं? बीच में, इनके बीच में कौन आता है? एक धातु आती है, आयरन। ठीक है। यह विशिष्ट संरचना वाले संकुल हरे पादपों व जंतुओं के कई मूलभूत जैविक प्रक्रियाओं में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। और अब हम इनकी हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका। और फिर सेकंड एग्जाम्पल हम देखेंगे मायोग्लोबिन। फिर इसका थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे क्लोरोफिन और साइटोक्रोम। तो डेट मीन्स इन सब में जो है आप देखेंगे कि पोरफायरिन रिंग होती है और इस पोरफायरिन में कौन कौन सी धातुएं आके समायोजित हो सकती हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड का रेड पिगमेंट है। यह प्रोटीन संयुक्त प्रकार का क्रोमोप्रोटीन है और ग्लोबिन इसका प्रोटीन भाग है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर जो है ग्लोबिन इसका प्रोटीन भाग है, वो 94% होता है। जबकि प्रोस्थेटिक्स जो समूह है वो क्या है? हीम है। और हीम क्या है? एक आयरन युक्त संकुल यौगिक है। और आयरन युक्त संकुल यौगिक की संरचना जो है आपके सामने ये दिख रही है। और इसमें जो है संकुल यौगिक में जो आयरन है वो Fe2+ अवस्था में रहता है और ये उदासीन अणु हीम कहलाता है। किंतु यदि ये संकुल में आयरन फेरिक Fe3+ अवस्था में हो तो इसे हम हीमीन कहते हैं और जिस पर इकाई धनावेश होता है। और मानव शरीर में जो है लगभग 4 ग्राम आयरन होता है, जिसका 70% हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में विद्यमान रहता है। शेष आयरन जो है फेरिटीन के रूप में संचयित रहता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये पोरफायरिन रिंग है, इसमें जो है आयरन उपस्थित है। जो हीमोग्लोबिन का जो मेन काम क्या है? ये फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन है, उसको अवशोषित करता है और रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों जैसे कि ऊतक, टिश्यू आदि तक ये इनको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन अपनी डाइऑक्सीजन को
ऑक्सीग्लोबिन अणु को स्थानांतरित करता है एवं स्वयं O2 की जगह H2O अणु से H+ आयन धारित कर लेता है। H+ युक्त हीमोग्लोबिन ऊतकों की CO2 लेता है, वह बाइकार्बोनेट व H+ में बदल जाता है। विलेय बाइकार्बोनेट आयन रक्त के द्वारा एवं H+ आयन अपचयित हीमोग्लोबिन द्वारा हटा दिए जाते हैं और ऑक्सीजन वाहक के रूप में हीमोग्लोबिन की जो क्रिया है वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन का जो अणुभार है वो 65,000 होता है और इसमें जो 4 सह इकाइयाँ हैं वो पाई जाती हैं। प्रत्येक सह इकाई पोरफायरिन संकुल हीम युक्त होती है, जिसमें Fe2+ जो है बंधित होता है 4 नाइट्रोजन परमाणु से और एक ग्लोबिन प्रोटीन होती है जो ग्लोबुलर टाइप की होती है। इन 4 सह इकाइयों में 2 इकाइयाँ अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। ग्लोबिन की अल्फा इकाई में 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा इकाई में 146 अमीनो एसिड होते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में प्रोटीन में उपस्थित हिस्टिडीन अणु का N परमाणु हीम के Fe2+ से उपसंयोजित होता है। इस प्रकार आयरन की 6 उपसंयोजन संख्या में से 5 की संतुष्टि हो जाती है और 6ठी उपसंयोजन संख्या जो है वो ऑक्सीजन अणु या जल अणु के साथ संयुक्त होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe2+ निम्न चक्रण अवस्था में और प्रतिचुंबकीय होता है और वी ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe2+ उच्च चक्रण अवस्था में एवं अनुचुंबकीय होता है। उसके बाद में आप देखेंगे मायोग्लोबिन, ये भी एक क्या है, जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण हीम प्रोटीन है और इसका मुख्य कार्य क्या है, पेशियों में डाइऑक्सीजन का संचय करना है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित एक सह इकाई के समान ही मायोग्लोबिन होता है, जिसमें एक आयरन परमाणु होता है जिसका अनुभार लगभग 17,000 होता है और हीमोग्लोबिन की तुलना में ये क्या आता है, दृढ़ता से O2 को बांधता है। इसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है एवं यह हीम युक्त समूह ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो है 150 से 160 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और मानव शरीर में हीमोग्लोबिन एवं मायोग्लोबिन मिलकर ऑक्सीजन का परिवहन व संचयन निम्न प्रकार से करते हैं। सर्वप्रथम हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन लेके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, फिर रक्त के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर को विभिन्न कोशिकाओं ऊतकों तक ये पहुंचाता है और कोशिकाओं में जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो अपनी डाइऑक्सीजन मायोग्लोबिन को देता है और मायोग्लोबिन इस प्रकार प्राप्त O2 का संचय करता है और जब कभी कोशिका को मेटाबॉलिक रिएक्शन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो मायोग्लोबिन क्या करता है, उसे उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम भी क्या है, एक हीम प्रोटीन है जो पादप व जंतुओं दोनों में पाया जाता है। एक ये इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। ये अपने से कुछ बेहतर अपचायक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपने से बेहतर ऑक्सीकारक पदार्थ को प्रदान करते हैं। साइटोक्रोम में जो हीम आयरन प्रोटीन श्रृंखला के एक तरफ नाइट्रोजन परमाणु से तो दूसरी तरफ सल्फर परमाणु द्वारा उपसंयोजित रहता है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम साइटोक्रोम सी की संरचना। ठीक है, वैसे तो साइटोक्रोम कई प्रकार के होते हैं किंतु साइटोक्रोम A, B एंड C ही प्रमुख हैं। साइटोक्रोम का जो प्रोस्टेटिक भाग है वो 4 हीम इकाइयों से निर्मित है। वह इसका अनुभार कितना होता है, 12,400। जीवित कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम है वो ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मुक्त ऊर्जा कोशिका में ATP के रूप में जो है संचित होती है। और साइटोक्रोम A, B और C के जो अपचयन विभव हैं वो क्रम से 0.28 वोल्ट, 0.04 वोल्ट एंड 0.26 वोल्ट हैं। ठीक है, साइटोक्रोम में जो आयरन परमाणु हैं वो Fe2+ और Fe3+ के बीच में परिवर्तित होता रहता है, जिससे निरंतर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता रहता है और वे इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करने में समर्थ होते हैं। साइटोक्रोम प्रत्येक जीव यहाँ तक कि एक प्रकार की कोशिका से दूसरी प्रकार की कोशिका से भिन्न होते हैं एवं इनका वर्गीकरण बहुत ही कठिन होता है। और लास्ट जो है क्लोरोफिल की संरचना, तो आप यहाँ देख रहे हैं क्लोरोफिल के अंदर जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण भूमिका जैविक तंत्र में। मैग्नीशियम धातु की भूमिका विशेष रूप से पौधों की जैविक क्रिया प्रकाश संश्लेषण में होती है। पौधों में उपस्थित हरा पदार्थ क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु का ही संकुल लवण है और यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके दौरान क्या होता है कि जो क्लोरोफिल का कार्य सूर्य के जो प्रकाश से दर्शित क्षेत्र के कम ऊर्जा वाले प्रकाश, डेट मीन्स लैम्डा कितनी 700 सेंटीमीटर को अवशोषित कर वायुमंडलीय CO2 व जल के बीच अभिक्रिया कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन को उत्पादित करना होता है।
प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट को जीव जंतु जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया का वेग अधिकतम होता है यदि अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा जो है क्लोरोफिल के उच्च अवशोषण तरंग दैर्ध्य के समतुल्य हो और क्लोरोफिल प्रकाश के लाल रंग से विकिरणों का अवशोषण करता है। क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम धातु की भूमिका कैसी होती है? ये दोहरी भूमिका होती है। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल अणु को एक तो रिजिड बनाता है जिससे वह ताप द्वारा आसानी से टूटता नहीं है, और मैग्नीशियम धातु रिडॉक्स अभिक्रिया हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। तो ये जो है मैग्नीशियम का रोल है क्लोरोफिल के अंदर। अब उसके बाद में हम देखते हैं जैविक तंत्र में कैल्शियम धातु की भूमिका। तो शरीर में कैल्शियम धातु की उपस्थिति सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ये संरचनात्मक अवयव के रूप में सभी जीवों की कोशिका भित्ति हड्डियों में विद्यमान होता है, ठीक है। और जो है अगर कैल्शियम धातु की कमी होती है तो हड्डियाँ क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। उसके बाद में जो है आप देखेंगे मैग्नीशियम की भूमिका क्या है। तो मैग्नीशियम जो है Mg2+ का जीव कोशिकाओं में महत्वपूर्ण उपयोग है। ये न्यूक्लिक अम्ल के साथ संकुल के रूप में रहता है और मैग्नीशियम आयन कोशिकाओं के जीव द्रव्य में उपस्थित K+ आयन के साथ आयन संतुलन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये एटीपी अणुओं के साथ संकुलन कर कई एंजाइम क्रियाओं को संपन्न करते हैं। मैग्नीशियम आयन नर्व्स एंड मसल्स के लिए जो है सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। और उसके बाद में हम स्टडी करते हैं जैविक तंत्रों में सोडियम या पोटेशियम धातु की भूमिका। तो यहाँ जैविक तंत्र में जो पोटेशियम और सोडियम है और ये क्या है? CO2 के परिवहन एवं रक्त की शांतता बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये आवेश वाहक होते हैं। ये परासरण दाब संतुलन बनाए रखते हैं। और इसी प्रकार जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी रक्त प्लाज्मा में सोडियम आयन मुख्य धनायन होता है, जबकि पोटेशियम आयन जो है वो साइटोप्लाज्म का मुख्य धनायन होता है। और ये जो है अगर जैविक तंत्र में इनकी मात्रा अधिक भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जलीय जंतु व पादपों की NaCl के प्रति सहनशीलता उनके सर्वाइवल हेतु आवश्यक होती है। थैंक यू।